नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, और अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल की लाइटर वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि ये ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट का लाइटर वेरिएंट होने वाला है, और इसे डेवलप करने के पीछे जो मेन कारण था वो ये है कि वर्तमान की ब्रह्मोस एक को बस Su-30 MKI कैरी कर सकता है, और सिर्फ वही सुखोई इसको कैरी कर पाएंगे जिनको ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के लिए पहले से मॉडिफाई किया गया, जिस वजह से हमारे बाकी एयरक्राफ्ट से हम ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो कि इसके डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म को काफ़ी हद तक लिमिटेड कर सकता है। इसी वजह से ब्रह्मोस के एक लाइटर वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था, जिसे हम ब्रह्मोस एनजी कहते हैं, और इसे किसी भी एयरक्राफ्ट के द्वारा आसानी से कैरी किया जा सकता है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक होने वाली है, और इनिशियली इसकी स्पीड को मार्क 2.9 तक सीमित रखने की बात की गई थी, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस करने की बात किया जा रहा है, और अभी ब्रह्मोस एनजी की वेट को भी फर्दर रिड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से ये पहले तय किए गए 1.5 टन के बदले अभी बस 1.3 टन के आसपास होने वाला है, जिस वजह से इसको कैरी करना किसी भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी पॉसिबल होने वाला है। अब वेट कम होने की वजह से और रेंज लगभग सेम रहने की वजह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसका स्पीड यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, और अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि इसका स्पीड अभी मार्क 2.9 के बदले मार्क 3.5 के आसपास होने वाली है। अभी इसकी फाइनल डिज़ाइन को तैयार किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि अभी इसको पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक स्टेल्थी बनाया जा रहा है, और इसको काइंड ऑफ स्कैल्प मिसाइल की तरह बनाने की कोशिश किया जा रहा है। बस फ़र्क इतना होगा कि स्कैल्प मिसाइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा तेज होने वाला है। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2024 में करने का प्लान किया गया था, और उसके बाद 2025 में इसको लिमिटेड नंबर में इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसको फर्दर टेस्टिंग के लिए और ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट तेजस MK-1A की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 83 तेजस MK-1A के लिए एक ऑफिशियल ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है। इसको लेकर रिसेंटली ट्रिब्यून की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बात बताया गया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री और HAL के बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया था, और इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खास करके HAL को तेजस की डिलीवरी शेड्यूल को सही से मेंटेन करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। अब आप सभी जानते होंगे HAL का जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही स्लो है, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL से कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख के देने के लिए कहा जा रहा है कि HAL की तरफ से अभी हर साल इंडियन एयरफोर्स को मिनिमम 16 एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जाएगा, वरना जिस तरीके से 2015 में साइन किए गए 40 तेजस को आज तक HAL की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है, वैसा ही हालात तेजस MK-1A के साथ भी हमको देखने को मिल सकता है। और ऐसा अगर हुआ तो ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर डालने वाली है। अभी शेड्यूल के मुताबिक HAL की तरफ से इनिशियल 3 तेजस MK-1A को HAL को 2024 की मार्च के अंदर ही डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि शायद HAL इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा, और ये डिलीवरी शेड्यूल अभी 2024 के एंड तक पोस्टपोन्ड हो सकता है, क्योंकि इनिशियल प्लान के मुताबिक तेजस MK-1A की फाइटर वेरिएंट की डिलीवरी तेजस की ट्रेनर वेरिएंट की डिलीवरी के बाद ही शुरू होने वाला है, और अभी HAL की तरफ से बस एक ही तेजस की ट्रेनर वेरिएंट की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया गया। तो अभी किसी भी हालात में HAL 2024 की मार्च के अंदर बाकी बचे 17 एयरक्राफ्ट को डिलीवर नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो तेजस MK-1A की जो फाइटर वेरिएंट है इनकी डिलीवरी भी शेड्यूल के मुताबिक यानी कि 2024 की मार्च तक शुरू नहीं हो पाएगा। और इसी बात को लेकर इंडियन एयरफोर्स काफ़ी अपसेट लग रहा है, और इसी वजह से HAL को ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से HAL के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज करते हैं, लेकिन 2024 के बाद इंडियन एयरफोर्स को मिनिमम 16 तेजस डिलीवर होने चाहिए। अगला अपडेट एक कम्प्लीटली नई वेपन सिस्टम को लेकर, और इसे हम फ्यूचरिस्टिक वेपन कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। ये एक प्रिसिजन स्ट्राइक करने वाला मिसाइल है, जिसे खास करके UAV से फायर करने के लिए बनाया गया। इसको बनाने के लिए DRDO और अदानी डिफेंस के बीच एक जॉइंट कोलैबोरेशन को किया गया था, और इसमें जिस UAV लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, ये बहुत स्टैटिक और मूविंग टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें टोटल 4 अलग अलग वेरिएंट मौजूद होने वाले, जिनको UAV के टाइप के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी टाइप के हिसाब से इसकी वेट 5 kg से लेके 8.5 kg के आसपास हो सकता है, और इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर से लेके 2.5 किलोमीटर तक हो सकता है। इसमें एक 2-वे डाटा लिंक सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, साथ ही इसमें एक इमेजिंग इन्फेक्ट सीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसे हाई प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने वाले।
अभी तक इसकी बाकी सभी इनिशियल डेवलपमेंटल टेस्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं और इसको डीआरडीओ की तरफ से और अदानी डिफेंस की तरफ से एक गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है और जल्दी से इसकी फर्दर यूजर ट्रायल को शुरू करने की बात किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वॉल्व है तो ये 2030 के अंदर इसकी सभी टेस्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसके बाद 2024 से इसकी मास प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। आप सभी ने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई हुआ था, इसमें ड्रोन की मदद से किस तरीके से दुश्मन पर घातक हमला किया जा रहा था और इनफैक्ट एक छोटे छोटे ड्रोन की मदद से बड़े बड़े टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। और ये वेपन सिस्टम भारत को भी ऐसी ही खतरनाक कैपेबिलिटी देने वाला है जिसमें हम चुपचाप जाके दुश्मन के अंदर घुस के उनके ऊपर प्रिसिशन स्ट्राइक को कर सकते हैं, जिसके बारे में उनको पता तक नहीं चलने वाला है। और इसी एक मिसाइल सिस्टम को भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से भी डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है और इंडियन आर्मी की तरफ से पिछले 1 महीनों से अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी एरिया में एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा था। इस एक्सरसाइज का नाम बुलंद भारत था और इसमें खास करके इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी आर्टिलरी पावर को टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा था। अब सबसे बड़ा कारण तो यही था कि ईस्ट साइड में भारत और चाइना के बीच अगर फेसअप होता है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें चाइना से हमें सबसे ज्यादा खतरा अरुणाचल प्रदेश और चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास होने वाली है और ये पूरा रीजन पहाड़ी एरिया में भरा हुआ है और यहाँ पर जब भी कोई लड़ाई होगा तो वो पहाड़ी के ऊपर ही होने वाली। और इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से एक इंटीग्रेटेड आर्टिलरी एक्सरसाइज को तवांग के आसपास कंडक्ट करने की प्लानिंग की गई थी। इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी लेटेस्ट सर्वेलेंस इक्विपमेंट के साथ आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया गया था और हाई एल्टीट्यूड रीजन में अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट्स और प्रिपेयर्डनेस को चेक करने की कोशिश किया गया था। इसके अलावा इसमें सिर्फ आर्टिलरी फायर पावर ही नहीं, इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट, सेंट्रल आर्म फोर्सेस डिप्लॉयमेंट और एविएशन सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश किया गया था। अगला अपडेट ध्रुव हेलीकॉप्टर की तरफ से। आप सभी को शायद ये बात पहले से ही पता होगा कि पिछले 2-3 महीनों से इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की ध्रुव हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड रखने का फैसला किया गया था और अभी एक दिन पहले ही जब क्रैश को लेके सभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ था तो तब जाके इनको फाइनली सर्विस में वापस ऑपरेशनल करने के लिए क्लियरेंस दिया गया था। लेकिन अभी इनको वापस ऑपरेशनल करते हुए 2 दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन आज फिर से ध्रुव हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की खबर सामने आ चुकी है। यह हादसा जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इनिशियल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर अपनी एक रूटीन मिशन पर था जब पायलट को इसमें कुछ गड़बड़ी महसूस हुआ था और उस वजह से पायलट की तरफ से हेलीकॉप्टर की प्रिकॉशनरी लैंडिंग करने का फैसला किया गया था। लेकिन वहां पर कोई भी प्रॉपर लैंडिंग लोकेशन ना होने की वजह से हेलीकॉप्टर को मजबूरी में आके पायलट को मरवा रिवर के किनारे लैंड करने की कोशिश किया जा रहा था, जो कि एक हार्ड लैंडिंग हुआ था और इसमें हेलीकॉप्टर के पायलट के अलावा हेलीकॉप्टर में मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स को भी चोट आने की खबर आई थी। लेकिन अच्छी बात यह था कि इसमें सभी के सभी खतरे से बाहर है और उन सभी को अभी उधमपुर में मौजूद मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। अब सवाल ये कि क्या सच में ध्रुव हेलीकॉप्टर में कुछ सीरियस इशू मौजूद है, क्योंकि ये पिछले 3 महीनों के अंदर तीसरी बार हो रहा है जब ध्रुव हेलीकॉप्टर में अचानक से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ जा रहा है, उस वजह से हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंड करना पड़ रहा है। और लगभग हर बार इस हेलीकॉप्टर में सेम तरीके की इशू सामने आ रही है, जिसको अगर एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शायद ध्रुव हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी मौजूद है जिस वजह से ये बार बार क्रैश हो रहे हैं। लेकिन अगर ध्रुव हेलीकॉप्टर की रिकॉर्ड को देखा जाए तो पिछले 20 साल की रिकॉर्ड में कभी भी नहीं हुआ है जहां पर ध्रुव हेलीकॉप्टर इतने फ्रिक्वेंटली क्रैश होते हैं। और रिसेंटली क्रैश की जो रिपोर्ट दिया गया था उसमें भी हेलीकॉप्टर में कोई दिक्कत या कोई भी सीरियस प्रॉब्लम होने की बात नहीं की गई थी और ये बताया गया था कि इन हेलीकॉप्टर की जो मेंटेनेंस किया गया था उस दौरान उसमें कुछ पार्ट्स को इंटरचेंज कर दिया गया था और सही तरीके से उनको हैंडल नहीं किया गया था और गलत तरीके से इनको इंटीग्रेट किया गया था, जिस वजह से दोनों क्रैश हुए थे। फिलहाल अभी ये बताना संभव नहीं है कि ये जो हादसा अभी हो रहा है इसमें भी वैसा ही कुछ सिस्टम हुआ होगा और कुछ इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से हेलीकॉप्टर में इशू सामने आए होंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो इस पर गौर करना काफी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई जानबूझकर इन हेलीकॉप्टर को ब्लेम करने के लिए कोई लॉबी चला रहा है, क्योंकि ग्लोबली अभी इसको हम एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें काफी अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी मौजूद है। साथ ही इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में भी आगे चल के इसको काफी बड़ी मात्रा में इंडक्ट किया जाने वाला है। तो अगर इसको कोई जानबूझकर ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है तो इस पर गौर करना काफी जरूरी है। साथ ही अगर इसमें सच में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिस वजह से क्रैश हो रहे हैं तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उसको फिक्स करना हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।